हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस पे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था वो था नेशनल इनकम। क्योंकि 18 को है आपका एग्जाम, तो मैंने सोचा एग्जाम से पहले क्यों ना एक अच्छा सा वीडियो, एक दो वीडियो दे दे जिससे कि आपका इकोनॉमिक्स के पेपर में काफी हेल्पफुल हो जाए। तो लास्ट वीडियो आपने जरूर देखी होगी, नहीं देखना है तो देखना मत भूलिएगा। नेशनल इनकम कंप्लीट किया है वहां पे। ठीक, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो आपके लिए वो है एडी एंड एएस, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देखो है क्या, साल भर में तुमने सब कुछ पढ़ा होगा, एक लाइन से तुम्हें सब आता है, ये मुझे पता है। तो ये जो वीडियो है ये कोई डिटेलिंग नहीं है, आप कतई ये मत समझिएगा कि ये कोई डिटेलिंग है, ऐसा एक एक चीज बताएंगे सब कुछ बताना, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ ओवरव्यू पूरे चैप्टर का, कि अगर कुछ भूले हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो वो याद हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाता है। पहले एग्रीगेट डिमांड में देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो क्या है, वो है आपका कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखो, एग्रीगेट डिमांड। आखिर से ये एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, व्हाट इज द एडी। तो जनरली आंसर क्या आता है सर, टोटल डिमांड। यहां पे एग्रीगेट का मतलब आप समझिए टोटल से। लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, टोटल। टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर इज कॉल्ड एडी। कोई दिक्कत, एडी लिख लोगे। अब जो एडी यहां पे आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा, कि एडी जो होता है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। यही पढ़े हो कि एडी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब ये जो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है ये टू सेक्टर इकोनॉमी को दिखाता है। कितने सेक्टर इकोनॉमी को, टू सेक्टर इकोनॉमी को दिखाता है। और जो टू सेक्टर या थ्री सेक्टर इकोनॉमी होती है उसे हम कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। तो यहां से आपका एक नंबर का भी प्रश्न तैयार हो जाता है, टू सेक्टर इकोनॉमिक या थ्री सेक्टर इकोनॉमिक, या फिर ये हो गया। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि एडी के कितने एलिमेंट हैं, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ एडी, तो दो ही मत बताना कि सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये दो ही एलिमेंट नहीं होते बच्चों, एलिमेंट इसके दो और भी होते हैं। एक होता है जी, एक होता है एक्स माइनस एम। जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड, या गवर्नमेंट डिमांड बोल सकते हो यहां पे, गवर्नमेंट डिमांड। और एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। इन सभी को मिला के एडी बनती है। अगर एडी की बात की जाए तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब नेट एक्सपोर्ट। लेकिन जो आपके सिलेबस में है, 12th के सिलेबस में है, वहां पे सिर्फ दो कंपोनेंट को कंसीडर किया जाता है, बाकी इन दो कंपोनेंट को कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन आप ध्यान में रखिए, अगर इन सबको मिला लोगे तो ये कैसी इकोनॉमिक बन जाती है, ये बन जाती है फोर सेक्टर इकोनॉमिक। कैसे इकोनॉमिक, फोर सेक्टर इकोनॉमी। जो चार सेक्टर इकोनॉमी होती है इसे हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी। क्या कहते हैं, ओपन इकोनॉमी। तो ये याद रखिएगा कि ओपन इकोनॉमी कितने सेक्टर की होती है, क्लोज इकोनॉमिक, टू सेक्टर, थ्री सेक्टर। ओपन इकोनॉमिक का मतलब अगर आप इसको हटा दीजिए एक्स माइनस एम को, तो ये थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी हो जाती है। तो आपके सिलेबस में कितने सेक्टर है, सिर्फ दो सेक्टर इकोनॉमी के। कोई दिक्कत, कौन कौन सा, सी प्लस आई। तो एडी का मतलब समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत। अब यहां पे जो डिमांड की बात की जाती है वो टोटल डिमांड है, टोटल इकोनॉमी की डिमांड। जबकि आपने 11th में जो पढ़ा था वो इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा था, सिर्फ कंज्यूमर की डिमांड। वहां पे जब आपने कंज्यूमर डिमांड पढ़ा तो वहां प्राइस को लिया था, प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कम होती है, प्राइस घटने पे क्वांटिटी बढ़ती है या डिमांड बढ़ती है। यही था आपका लॉ ऑफ डिमांड। यहां पे क्या है, यहां पे जो आप डिमांड पढ़ते हो बच्चों, एक सेकेंड, हाँ, यहां पे जो एडी को बताया गया, एडी को दो कंपोनेंट थे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अभी आपने देखा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है ना, कहा गया कि शॉर्ट रन, शॉर्ट रन, क्योंकि जो एडी होती है वो हर साल हर एक इकोनॉमी की एडी निकाली जाती है कि कितनी एग्रीगेट डिमांड थी। तो शॉर्ट रन में माना गया कि जो इन्वेस्टमेंट है इसमें कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, ये कांस्टेंट रहता है। इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये फिक्स होता है। तो चेंजेस कहां आएगा, सी में, कंजम्पशन में। अब कंजम्पशन में जितना चेंज आएगा उतना ही चेंज एडी में आएगा। मींस कह सकते हो
कह सकते हो, क्या कहते ही हैं, एडी और कंजम्पशन का कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब इन्वेस्टमेंट का एडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ज्यादा। एडी का जो स्लोप मूव होता है, जो स्लोप मूव होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? कंजम्पशन के अकॉर्डिंग। मींस अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगी, कंजम्पशन घटेगा तो एडी घटेगी। तो एक क्वेश्चन यहां से बना कि एडी और कंजम्पशन में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। 11th में हमने डिमांड पढ़ा था प्राइस से रिलेटेड, लेकिन यहां पे जो हम डिमांड पढ़ते हैं, यहां पे वो हम पढ़ते हैं इनकम से। इनकम और डिमांड का रिलेशन, मतलब इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन। इन्वेस्टमेंट तो चेंज होगा नहीं, जितना कंजम्पशन होगा उतनी ही डिमांड होगी। तो यहां पे जो हम कंजम्पशन को पढ़ते हैं, जो अप्रोच पढ़ते हैं, वो किससे पढ़ते हैं? इनकम से। इनकम, ये जो वाई है, वाई डिनोट्स टू इनकम, और ये इनकम नेशनल इनकम को दिखाती है। अब बेटा जो वाई है, इन दोनों का जो रिलेशन है, वाई और सी का जो रिलेशन, इनकम और एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम और कंजम्पशन का जो रिलेशन है, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉरी, सेविंग फंक्शन लिखा है क्या? गलत लिखा हुआ है, ये उल्टा हो गया, ये नीचे होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहां पे होना चाहिए सेविंग फंक्शन। ठीक है, आप लोग ध्यान समझिए कि सेविंग है, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है। ठीक, इसको बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन, ये उल्टा ही लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे समझिए, ये पार्ट ऊपर का है, ये पार्ट नीचे का है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको समझिएगा। तो जो y इज इक्वल टू सी है, इनकम का जो रिलेशन कंजम्पशन से होता है, उसको क्या कहते हैं? कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसको ध्यान से देखिएगा, एग्रीगेट डिमांड में जो कॉन्सेप्ट होता है उसी में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है। तो इनकम और कंजम्पशन का जो रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय कंजम्पशन फंक्शन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। कोई दिक्कत? इतनी बात आ गई तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगर इतनी बात आ गई हो तो बच्चों देखो, इसके बाद जो हमें यहां पे ध्यान रखना है वो क्या रखना है? आपने दो चीज पढ़ ली, एक तो एडी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक आपने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया। अब हम इसको थोड़ा सा फिगर पे देखते हैं, और फिगर में आपको समझ में आएगा कि ये इसका मूवमेंट कैसे बनता है। आपने जो इसका फिगर बनाया होगा, ज्यादातर देखो बच्चों, आपने जो इसका फिगर यहां पे ड्रॉ आउट किया होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा। ये आपने किया होगा इनकम को, एक सेकंड, 0 है, 1 मिनट, देखो ये जो लाइन जाती है, ये होती है आपकी इनकम की, क्योंकि इनकम 0 से स्टार्ट होती है, और इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब एक सबसे सिंपल सी बात, अगर आपकी इनकम ही नहीं, मान लीजिए मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, तो क्या मैं खाना छोड़ दूंगा? नहीं ना, मैं खाना तो नहीं छोड़ूंगा, कुछ ना कुछ तो खाऊंगा, कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा, भले मेरी इनकम ना हो। तो जब इनकम 0 होती है तो उसमें जितना भी कंजम्पशन होता है, व्हेन इनकम इज 0 देन द कंजम्पशन इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मींस जब इनकम 0 होती है, जितना भी आपका कंजम्पशन होता है, वो कंजम्पशन कैसा कंजम्पशन होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्योंकि उतना तो आपका होना ही होना है, उससे कम तो होना ही नहीं है। तो यहां पे थोड़ा सा फिगर में बना देता हूं, तब अच्छे से मैं आपको समझाता हूं। एक लाइन ये जाएगी इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट आपका कांस्टेंट रहता है, यहीं से स्टार्ट होगा आपका कंजम्पशन। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो आपकी लाइन है वो है आपकी इनकम की। ये जो लाइन जा रही है वो ये इनकम की जा रही है। ये आपका क्या है? इनकम, जिसको हम वाई से दिखाते हैं। ये जो आपकी आई है कर्व, इसको कहते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन को सी से डिनोट किया जाता है। और आई आपको पता है इन्वेस्टमेंट, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है। आई क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। अब ध्यान से देखिए, जब इनकम क्या थी? ये इनकम, जब इनकम आपकी 0 थी तो आपका कंजम्पशन क्या 0 था? नहीं, क्योंकि 0 लेवल इनकम पे भी हमें कुछ ना कुछ खाना था, हम कुछ तो खाएंगे, इनकम नहीं होगी तो कभी भी कंजम्पशन 0 नहीं होता। इनकम 0 हो जाएगी लेकिन कंजम्पशन 0 नहीं होगा, इसलिए यहां से स्टार्ट होती है। बेटा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों को मिलाओगे तब एडी बनती है, और एडी जो होती है
एडी इज इक्वल टू क्या बोलते हो कि सर एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, यही तो बोलते हो। इन दोनों को जोड़ के क्या आती है एडी। एडी जो स्टार्ट होगी वो इन दोनों को जोड़ के आती है, तो हमेशा इसके ऊपर से स्टार्ट होगी। ऊपर से मतलब मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुई, जब एडी यहां से स्टार्ट हुई तो एकदम पैरेलल जाएगी किसके, सी के, सी के पैरेलल जाएगी। तो जो ये आपकी कर्व बनी ये क्या कहलाएगी, एडी कर्व। क्या कहलाएगा, एडी कर्व। तो ये फिगर याद रहेगा कैसे बनाना है। अब ध्यान से यहां जो बताने जाओ उसको ध्यान से सीखना, वही इंपॉर्टेंट है। ये जो बेटा कंजम्पशन है जिस पॉइंट पे, ये जो कंजम्पशन जिस पॉइंट पे इनकम को काटता है, उसका मतलब क्या है, यहां पे इस पॉइंट पे आपका इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो जाएगा। जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को काटेंगे वो पॉइंट क्या होगा, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट का क्या होता है, जहां पे आपकी ना तो कोई सेविंग होती है और ना ही कोई डिसेविंग होती है। मींस जितना कमाया सबका सब कंज्यूम हो गया, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहां मिलता है, समझ में आ गया, जहां पे कंजम्पशन और आपका इनकम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। बच्चों की गलती क्या होती है, बच्चे यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट बना देते हैं। नहीं, कर्व को देख लीजिएगा अच्छे से, यहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये आपका कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे आपकी ना तो कोई सेविंग होती ना तो कोई डिसेविंग होती है। अब ब्रेक इवन पॉइंट के पहले देखो ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन क्या दिखाता है, ये सेक्शन दिखाता है डिसेविंग को। क्या दिखाता है, डिसेविंग को। जबकि ये वाला सेक्शन जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगी, आपकी सेविंग होगी। क्या होगी, सेविंग। इसका क्या मतलब है, इसके नीचे देखो क्या है, कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है। नॉर्मल सी चीज है, जब कंजम्पशन ज्यादा होगा इनकम कम होगी तो आपकी डिसेविंग होगी। डिसेविंग का मतलब आपके पास से पैसा जाएगा प्लस बैंक में जितना भी सेविंग है वो भी जाएगी, तो डिसेविंग, आपकी सेविंग भी यूज हो जाएगी। और इसके ऊपर देखो क्या है, यहां से इनकम ज्यादा हो गई कंजम्पशन कम हो गया। तो जब इनकम ज्यादा हो गई, कंजम्पशन इनकम के रिस्पेक्ट में उतना तो चलता नहीं है। एक समय बाद आपकी इनकम ज्यादा होती है लेकिन कंजम्पशन इनकम से कम होता है, तो उस सेंस में जो भी पैसा बचेगा वो तो बचेगा ना। तो यहां से जो ये सेक्टर है वो क्या दिखाता है, सेविंग को दिखाता है। तो ये चार्ट दिमाग में रखिएगा, एडी के कॉन्सेप्ट में इसको जरूर लिखिएगा और ये चार्ट जरूर बनाइएगा, तो मार्क्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखो यहां पर जब बात की गई इसकी सेविंग फंक्शन की, नहीं सेविंग नहीं, इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात की जाती है कंजम्पशन फंक्शन, जो कि ऊपर नीचे हो गया है, कंजम्पशन फंक्शन की। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। अब ये होता क्या है सर, बेटा ये कुछ होता नहीं है। अगर जनरली हम बात की जाए तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ होता नहीं है। क्या होता है वो अच्छे से ध्यान से देखो, ये सिर्फ इतना होता है कि ये जो कर्व आई है आपकी, थोड़ा सा कलर चेंज कर तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये जो कंजम्पशन का कर्व है ना, यहां से यहां तक, ऐसे देखो ये वाला कर्व, क्या ये टेढ़ा मेढ़ा है कि एकदम सीधा है, एकदम सीधा है। क्या है, एकदम सीधा। कोई भी कर्व अपवर्ड है और अगर एकदम स्ट्रेट है तो स्ट्रेट क्यों होता है, क्योंकि जो उसका स्लोप होता है, क्या स्लोप, कोई भी कर्व सीधा कब होता है, जब उसका स्लोप हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो। तो मतलब यहां पे कंजम्पशन का कर्व अगर सीधा है तो मतलब यहां का स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अब स्लोप का मतलब क्या होता है, जो आपने दो चीज यहां पे रखी है, तो डेल्टा सी मतलब कंजम्पशन और डेल्टा वाई। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन के रिलेशन हम इनकम से ही तो बताते हैं। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। तो जो कंजम्पशन में चेंज आएगा और जो इनकम में चेंज आएगा, उसका जो रेशियो होगा हर एक लेवल ऑफ इनकम पे, वो आपको कांस्टेंट दिखाई देगा। जब बच्चों ये कांस्टेंट होता है तो ये स्लोप हमेशा सीधा बनता है। अब कंजम्पशन फंक्शन जो आपका है वो इसी को बताता है, बस स्लोप को।
और कुछ नहीं बताता। क्या बताता है? स्लोप को। इसीलिए इसको दूसरा नाम क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन फंक्शन का दूसरा नाम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। और जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये जो फॉर्मूला बना ना आपका स्लोप का, इसी स्लोप को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कुछ और नहीं होता बच्चों, ध्यान से सुनिए। पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो क्या लिखोगे? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन अगर पेपर में आपसे पूछा जाए क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो क्या लिखोगे? चेंज इन कंजम्पशन, द रिलेशन बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन ऑन चेंज टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये डेल्टा क्या दिखाता है? चेंज को दिखाता है। और यही क्या होता है? आपका स्लोप। ये सिर्फ इतनी सी बात बताता है कि ये कर्व सीधा क्यों बना, क्योंकि आपका स्लोप हर एक लेवल पे कांस्टेंट होता है। मींस जो आपकी एमपीसी होगी वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये आपने पढ़ा होगा। इसके साथ ही साथ ये इसका एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है जो कि आपको मालूम भी होगा, नहीं मालूम है तो यहां रिवीजन हो जाएगा। जो आपका कंजम्पशन निकालने का जो इक्वेशन बनता है यहां से, कंजम्पशन फंक्शन से डायरेक्ट कंजम्पशन निकालने का किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे, वो क्या बनता है? सी बराबर ए बाय सी अपॉन बी वाई। बाय सी क्या दिखाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन को। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? जब लेवल ऑफ इनकम वाइज जीरो थी तो उसमें हमने कितना कंज्यूम किया था, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बी क्या दिखाता है? एमपीसी को, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। और वाई क्या दिखाता है? लेवल ऑफ इनकम को। कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला अगर आप भूल चुके हो तो इसको देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। इतनी सी चीज बस थी कहां पे? आपका यहां पे कॉन्सेप्ट पे एडी के, और यहां पे कंजम्पशन फंक्शन पे, और ये हो जाता है आपका खत्म। कोई दिक्कत? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए बढ़ते हैं एएस के कॉन्सेप्ट की तरफ। एडी का कॉन्सेप्ट हो गया, अब हम बढ़ेंगे एएस के कॉन्सेप्ट की तरफ कि आखिर से एएस क्या था। चलो भाई, तो ये आता है बच्चों आपका एएस, एग्रीगेट सप्लाई। अब एएस होता क्या है? अगर जनरली कोई पूछ ले एएस क्या होता है तो आप सीधा क्या बोलोगे? वैल्यू। एएस का मतलब क्या है बच्चों? वैल्यू। किस चीज की वैल्यू? द टोटल, यहां पे एग्रीगेट लगा ना, यहां पे एग्रीगेट सप्लाई है तो ये टोटल वैल्यू लिख लेना, क्योंकि एग्रीगेट लगने का मतलब है टोटल। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन in an economy in a year is called aggregate supply। ये आपकी क्या हो जाती है? एग्रीगेट सप्लाई, एएस हो जाती है। बस इतनी सी बात। तब यहां पे इसके दो अप्रोच आए सामने। आपने पढ़ा भी होगा कि एक अप्रोच था क्लासिकल अप्रोच और दूसरा अप्रोच था केनेजियन का अप्रोच, जो केनेजियन अप्रोच कहा गया, जिसे हम कहते हैं जेएम केनीज। जेएम केनीज ने एक अप्रोच दिया था, उनका अप्रोच था केनेजियन का अप्रोच, और इसके कॉन्सेप्ट में एक इसका क्लासिकल अप्रोच चलता है। दोनों अप्रोच थे क्या, वो ध्यान से देखो। तो बच्चों जो इसका क्लासिकल अप्रोच था वो ये कहता है, ये एक्स और वाई, ठीक है, वो ये कहता है कि फुल इंप्लॉयमेंट, क्लासिकल अप्रोच के बाद बता रहे कि फुल इंप्लॉयमेंट की कंडीशन में जब हमने अपने सारे रिसोर्सेज को लगा दिया तो उससे ज्यादा तो सप्लाई दे नहीं पाएंगे, तो जो सप्लाई होती है, जो एएस होती है, वो आपकी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। एएस क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। कब? फुल इंप्लॉयमेंट की कंडीशन में। अब इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, हर एक लेवल पे हमने सब कुछ लगा दिया, अब आपकी इनकम चाहे जो हो, हम इससे ज्यादा सप्लाई नहीं दे पाएंगे। सप्लाई क्या है? कांस्टेंट। तो फिर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? अगर डिमांड बढ़ी, अगर डिमांड बढ़ी तो फिर क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी। मतलब सीधा सीधा फिर इसका इफेक्ट प्राइस पे आएगा। ये इसका क्लासिकल अप्रोच था। लेकिन केनीज ने क्या कहा? जो केनीजियन अप्रोच आया वो ये आया, केनीज ने कहा था कि ऐसा नहीं है, इन्होंने बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। इन्होंने कहा जब तक हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में है, मींस हमने अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूज नहीं किया,
तब तक तो हम किसी भी लेवल पे आउटपुट दे सकते हैं, मतलब सेम प्राइस पे हम कोई भी आउटपुट दे सकते हैं। ये आउटपुट है, ये प्राइस है। केनेजियन का जो अप्रोच था वो ये था, जब तक हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पे हैं तो हम सेम प्राइस पे कोई भी आउटपुट आपको दे सकते हैं, लेकिन जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएंगे तो हमारा यहीं से क्या हो जाएगा, हमारा यहीं से ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। इससे ज्यादा हम आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो ये आउटपुट आप कब तक दे सकते हो सेम प्राइस पे, जब तक आपका फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जैसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट हुआ आपका ये परफेक्टली इलास्टिक इनइलास्टिक हो जाएगा। तो इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक और इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ये इसके दो अप्रोच थे एएस के कॉन्सेप्ट में। एक था आपका क्लासिकल, एक था आपका केनेजियन। फिर यहां पर जो बात की गई, केनीज का एक अप्रोच आया इसको लेके, एएस को लेके इनकम के रिस्पेक्ट में। जिस तरह हमने जो पढ़ा डिमांड को, एडी को पढ़ा इनकम से, सेम उसी तरीके से इन्होंने अप्रोच दिया एएस का इनकम से, इनकम से पढ़ने का। अब इन्होंने कहा क्या, पहले की कहानी सुनिए। केनीज ने कहा कि एक प्रोड्यूसर अगर सबसे कम कॉस्ट पे भी बेचेगा, एक प्रोड्यूसर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को अगर सबसे कम पे भी बेचेगा मिनिमम, तो मिनिमम उसको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो चाहिए ना। जो सामान मार्केट में बेचेगा तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट एक्स्ट्रा ना हो, लेकिन मिनिमम सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसकी निकल ही है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती क्या है, जितना भी वो फैक्ट्री पेमेंट देता है कम से कम वो तो निकल आए। फैक्टर पेमेंट, जितनी भी उसकी फैक्टर पेमेंट जानी है, अगर उतना ही पैसा नहीं निकल पाएगा तो क्या वो बिजनेस आगे बढ़ा पाएगा? कभी नहीं। क्या प्रोडक्शन उसका कंटिन्यू हो पाएगा? नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं निकला। तो कम से कम पे वो कितने में बेचेगा, उसकी सीओपी निकल आनी चाहिए। अब जब सीओपी निकल आई, सीओपी मतलब फैक्टर पेमेंट, तो ये बताओ बच्चों, अभी आप इसके पहले नेशनल इनकम पढ़े थे, फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर की कम से कम पेमेंट हो जाए, इतना तो पैसा आ जाए। और यही क्या होता है, ये जो फैक्टर पेमेंट होती है, यही तो आपकी नेशनल इनकम होती है। क्या होती है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब वाई। तो केनीज के अकॉर्डिंग, जीएम केनीज के अकॉर्डिंग, जो एएस है वो किसके इक्वल होता है? इनकम के। जेएस एएस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। कैसे होता है मैंने इसे आपको बता दिया। अब यहां पर जो इनकम का सेंस किया गया, जिससे एडी को जब रिलेट किया गया तो क्या कहा गया? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। लेकिन यहां पर जो बताया गया एएस, तो एएस इज इक्वल टू, जो इनकम को डेरिवेट किया गया, सी प्लस एस में किया गया। इनके हिसाब से इनकम का कुछ पार्ट हम बचाते हैं और कुछ पार्ट कंजम्पशन हो जाता है। किसी भी हाउस होल्ड की जब भी इनकम होती है तो सबका सब तो कंजम्पशन होता नहीं है, वो कुछ बचाता है और कुछ कंजम्पशन होता है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि एएस के अकॉर्डिंग क्या है, जब इनकम के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, हम फिर से आते हैं अपने चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पे ध्यान से देखिए, इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो आपकी लाइन आपको देखने को मिल रही है, इनकम वाली मिल रही ना, ये जो इनकम वाली लाइन है, ये वाली इनकम, तो इनकम इज इक्वल टू एएस होता है। क्या होता है? इनकम इज इक्वल टू एएस। आपने पूरा चार्ट बनाया होगा, पढ़ा होगा। देखो मैं यहां पर शेड्यूल इसीलिए लेके नहीं आया, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बताऊंगा, शेड्यूल बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कम से कम 1.5-2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, और इतना तुम देखने वाले नहीं हो। तुम्हें तो बच्चा ये सर इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ही मैं चीजों को लेके चल रहा हूं, जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिएगा। तो बस एएस में इतना ही था, एएस का ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक। अब जब बात की जाती है, एक सेकंड, कि एएस का जब हम पढ़ते हैं, हाँ, कंजम्पशन फंक्शन, सॉरी सेविंग फंक्शन, नॉट अ कंजम्पशन फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है? जैसे कि आपने कंजम्पशन फंक्शन की डेफिनेशन दी कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। देन सेम डेफिनेशन किसके लिए? सेविंग के लिए। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन
सेविंग एंड इनकम। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। इतनी सी बात लिखिएगा। यहां पे जो सेविंग निकालने का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अलजेब्रिक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था सेविंग निकालने का? इज इक्वल टू, यहां पे देखो वहां पे बाय सी आता था, बाय सी आता था, यहां पे तुम एस लिख सकते हो, वो भी हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन में आप जितना भी खाओगे वो आपकी डिसेविंग होती है, और डिसेविंग हमेशा किसे दिखाता है? बार एस को। तो बार एस का मतलब जीरो लेवल पे आपकी सेविंग कितनी थी, तो जितना आपका कंजम्पशन होगा वही माइनस में यहां पे आ जाता है, इसकी वैल्यू हमेशा माइनस में होगी, प्लस 1 माइनस बी वाई। अब बेटा ये 1 माइनस बी किसको दिखाता है? तो 1 माइनस बी दिखाता है आपके एमपीएस को। किसको दिखाता है? एमपीएस को। अब सही एमपीएस क्या है? अलजेब्रिक फॉर्मूला तो हमने बता दिया। अब हम सिखाते हैं कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, सॉरी प्रोपेंसिटी टू सेव कंजम्पशन फंक्शन, वो कितने टाइप की होती है। चलो, तो इस फॉर्मूले के बाद फॉर्मूला याद रखिएगा, तो पढ़े सब हो इसलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं कि चीजें आपको याद हो जाए। सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन में जब आते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है एपीएस, एक होता है एमपीएस। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन वाई, सॉरी एस अपॉन वाई, नॉट सी अपॉन वाई, एस अपॉन वाई। जबकि एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ये भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, लेकिन इसकी क्या प्रॉपर्टी है? ये पहले निगेटिव होगा, स्टार्टिंग में निगेटिव, जब तक डिसेविंग होगी तब तक ये निगेटिव होगा, उसके बाद ये जीरो हो जाएगा। जब तक, फिर से मेरी बात सुनिएगा, एपीएस की प्रॉपर्टी, जब तक आपकी डिसेविंग होगी, मतलब इनकम से ज्यादा कंजम्पशन होगा, तब तक ये क्या होगा? निगेटिव। जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाते हैं, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या हो जाएगा? जीरो। और जब आपकी इनकम ज्यादा होती है और कंजम्पशन का मतलब सेविंग ज्यादा होने लगती है, तब ये पॉजिटिव जाने लगता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। जबकि एमपीएस हर एक लेवल पे क्या होती है? कांस्टेंट होती है। सेम पैटर्न इसके भी साथ था, फिर से बता देंगे, एपीसी और एमपीसी। एपीसी क्या कहता है? देखिएगा, ये तो आपको पता है ये कांस्टेंट होती है हर एक लेवल पे, कांस्टेंट। लेकिन एपीसी के साथ क्या सीन है? एपीसी ये कहता है कि जब तक इनकम से ज्यादा कंजम्पशन है, इनकम से ज्यादा कंजम्पशन मतलब जब तक आपका कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, तब तक ये 1 से एबव होगी, एबव 1, एबव 1। आपका आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। कब तक? जब तक आपका कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, तो आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। लेकिन जब कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल हो गए, तो इसका आएगा आंसर 1। और जब आपका कंजम्पशन इनकम से कम हो जाता है, तो ये 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, लेकिन कभी भी ये निगेटिव नहीं जाएगा। ये 0.1, 0.2 मतलब 0 पॉइंट में आएगा, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं जाएगा। एपीसी के साथ एक चीज अच्छी होती है कि एपीसी कभी 0 नहीं हो सकता, एपीसी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन एपीएस 0 भी हो सकता है, एपीएस निगेटिव भी जाती है। कोई दिक्कत? इतनी बात आ गई समझ में? तो ये एक ओवरव्यू था, आपका कॉन्सेप्ट हो गया, सेविंग फंक्शन हो गया, ये हो गया, कंजम्पशन फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? आगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं आगे का क्या टॉपिक है। बच्चों देखो, अब जो टॉपिक आपके सामने आता है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। ये तो सभी को पता होगा, एपीसी और एपीएस में कैसा रिलेशन है? तो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, इसको बस याद रखिएगा। एमपीसी एमपीएस में कैसा रिलेशन है? ये भी 1 होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। इन दोनों रिलेशंस को याद रखिएगा अच्छे से, ठीक, इसको भूलिएगा मत। अब ये क्या लिखा है? एक्स एंड एक्स पोस्ट सेविंग क्या होती है, तो इसको याद रखिएगा। ये कभी कभी ऐसे वर्ड आते हैं थ्योरी में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्स एंड एक्स पोस्ट सेविंग है क्या। तो एक्स एंड जो होता है, एंट वर्ड, ये प्लांट को दिखाता है। किसको? प्लांट। अच्छे से लिख देते नहीं तो कहोगे सर ऐसी राइटिंग लिखते हैं समझ में नहीं आता। जो एक्स एंट होता है वो प्लांट को दिखाता है, और जो एक्स पोस्ट होता है बेटा, एक्स पोस्ट ये एक्चुअल दिखाता है।
तो बस ये दो वर्ड याद रखिएगा, इन दोनों के डेफिनेशन के लिए काफी है। एक्स एंड सेविंग का मतलब जो प्लान सेविंग होती है, जो हमने प्लान किया है कि इस ईयर हमें इतना बचाना ही बचाना है, जो हमने पहले से प्लान किया है, उसे कहते हैं एक्स एंड सेविंग। और यहां पे एक्स पोस्ट सेविंग क्या होती है, जो एक्चुअल में बची, हमने प्लान तो बहुत किया कि इस साल हम 5 लाख बचाएंगे, तो 5 लाख हमारी क्या हुई, एक्स एंड हो गई, लेकिन एक्चुअल में बचा कितना, 1 लाख, तो जो 1 लाख अंत में बचा वो क्या होगा, वो एक्स पोस्ट सेविंग होगी। सेम कंडीशन इन्वेस्टमेंट के साथ, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब प्लान इन्वेस्टमेंट, जो हमने अभी प्लान किया कि इस साल कम से कम 10 करोड़ का क्या होगा, एक्सपेंड, वो इन्वेस्टमेंट होगा, ये हमने पहले से प्लान किया, अभी इन्वेस्ट नहीं किया, इसे कहते हैं एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो एक्चुअल में इन्वेस्ट हुआ, प्लान तो हमने किया 10 करोड़ का, लेकिन एक्चुअल में इन्वेस्ट कितना हुआ, तो पता चला 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ क्या हो गया आपका एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, और एक्स एंड क्या हो गया 10 करोड़। बस इन दोनों में एक चीज याद रखना, वो बड़ी अच्छी सी है, देखो शायद आपको पता हो और शायद आपको पता ना भी हो। बेटा ये दोनों बात समझिएगा, ये दोनों ऊपर सेविंग है नीचे इन्वेस्टमेंट, एक्स एंड और एक्स एंड सेविंग, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये कभी इक्वल नहीं होते। एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट कभी इक्वल नहीं होते, जबकि एक्स पोस्ट ये हमेशा इक्वल होते हैं। बस ये छोटी सी बात याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पे बस इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। चलो अब बच्चों देखो, ये बड़ी अच्छी चीज है, क्या लिखा है यहां पे, 7वां पॉइंट, इक्विलिब्रियम इनकम। ये इक्विलिब्रियम इनकम क्या होती है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम इनकम? तो आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा है। अगर इक्विलिब्रियम का मतलब जानिए तो होता है सेटिस्फैक्शन। क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। कि कब हम जानेंगे कि सेटिस्फैक्शन है इकोनॉमी में, इकोनॉमी में सेटिस्फैक्शन कब होगा, तो यहां पे इक्विलिब्रियम का मतलब है जब एडी इज इक्वल टू एएस हो जाएगी। जितनी इकोनॉमी में डिमांड है, अगर उतनी ही सप्लाई हो जाए, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, तो हम ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, ये या ऐसी इनकम को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब चलो इक्विलिब्रियम इनकम को थोड़ा सा चार्ट पे हम समझते हैं कि किस पॉइंट पे जाके इक्विलिब्रियम इनकम हम मानते हैं। देखो बेटा, ये आपका बना हुआ है चार्ट, ठीक। अब देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे ये इनकम इज इक्वल टू, आपने पढ़ा कि ये एएस होता है, अभी मैंने आपको बताया था, थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो अच्छे से आएगा समझ में। इज इक्वल टू एएस, मतलब ये जो इनकम वाली लाइन है यही आपकी एएस भी है। जहां पे एडी एएस इक्वल होंगे, एडी एस का इक्वल का मतलब जहां पे दोनों एक दूसरे को काटेंगे, ध्यान से देखो, इन्होंने एक दूसरे को कट कहां किया, इस पॉइंट पे, तो दैट पॉइंट जहां पे दोनों एडी एएस एक दूसरे को जहां काटेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, ये जो पॉइंट होता है यही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे आपका एडी एएस इक्वल हो जाता है। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं आगे। तो बस यहां पे इतनी सी बात जाननी थी कि ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कब होती है, जब एडीएस इक्वल हो जाते हैं। क्या से एक ही अप्रोच होता है, तो देखो बेटा नहीं है, ध्यान से, जहां पे एडीएस इक्वल हो जाए वो इक्विलिब्रियम होता है, ये तो एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच क्या होता है, एडी का मतलब सी प्लस आई, एस का मतलब सी प्लस एस, सी कैंसिल, बचा क्या, आई इज इक्वल टू एस, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इक्विलिब्रियम को दो अप्रोच होते हैं, एक है एडीएस से, एक है सेविंग इन्वेस्टमेंट से। एडीएस का तो अप्रोच आपने समझ लिया, आइए फिगर पे देखते हैं कि सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट का अप्रोच कैसे होगा। तो ये बच्चों आपका फिगर है, ठीक है, ध्यान से देखो, इसको हटा दें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, सब हटा देते हैं। देखो थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, अब बच्चों देखो यहां पे ध्यान से, ये एक्स एक्सिस था, ये 0 था, ये वाई था, ये तो इतना चलो लिखा है, ये कंजम्पशन है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये एडी, ये एएस है, ये एडी है। आपको फिगर बनाना कैसे है, अगर आप दोनों को एक साथ दिखाना चाहते हो तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट,
आप यहीं से एक स्ट्रेट लाइन खींचेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले एक लाइन खींच लीजिएगा स्ट्रेट, ऐसे, कोई दिक्कत? और दूसरी लाइन एक आप खींचिएगा मेरे हिसाब से यहां से, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। बात आई समझ में कि नहीं आई? ये कौन सा पॉइंट था? ये पॉइंट था आपका ब्रेक इवन पॉइंट, और ये जो पॉइंट था ये था इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमने दोनों से एक लाइन खींच ली। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट, कि आपका फिगर गलत ना बने। इसके बाद जो आप दिखाओगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, उसका मतलब जहां पे इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्वल होते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम दोनों का सेम आना चाहिए, चाहे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच हो चाहे एडीएस अप्रोच हो, दोनों एक ही लाइन में होता है। आप देखिएगा अपने शेड्यूल में दोनों एक ही लाइन में दिखाई देगा। इसलिए मैंने एक लाइन खींची और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए तब इस पॉइंट पे ले आइएगा। मतलब हमने पहले क्या किया, यहां से स्टार्ट किया, एक सेकंड, यहां से स्टार्ट किया, इसको ऐसे मिलाया और मिलाने के बाद हम यहां तक ले आए, ठीक है, और इसको यहीं से हम आगे बढ़ा देते हैं। तो कर्व आप हमेशा ऐसे ही बनाइएगा, आपकी गलती कहीं नहीं होगी, थोड़ा सा भी देखने में इधर उधर नहीं दिखेगा। तो देखो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम हो गया, और यहां पे थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको और नीचे होना चाहिए था। मैं इसको, एक सेकंड, देखो पहले मैं इसको यहां से यहां तक मिला देता हूं, ऐसे फ्री हैंड बना देते ना तो ज्यादा अच्छा है। ये ऐसे बनना चाहिए सेविंग का, ठीक है, तभी ये सही माना जाएगा। इसमें क्या होगा, यहां पे देखो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है एकदम सेम, और जहां पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, आपकी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं, वहां पे सेविंग हमेशा क्या हो जाती है, वहां पे सेविंग आपकी जीरो हो जाती है। तो ये पूरा फिगर आपको दिखाता क्या है, एडीएएस का पूरा अप्रोच। तो इक्विलिब्रियम के दोनों अप्रोच समझ में आ गए। यहां पे देखो, यहां पे सेविंग है, सेविंग इन्वेस्टमेंट यहां इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, पहला अप्रोच आएगा। ये भी क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। किस अप्रोच से, सेविंग अप्रोच से, और ये जो अप्रोच होगा वो एडी इज इक्वल टू एएस का होगा। तो उम्मीद है टोटल इक्विलिब्रियम का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां पे दूसरा क्या है। दूसरा बच्चों जो यहां पे टॉपिक है वो है यहां पे सीधा सीधा मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर को कैसे डिनोट किया जाता है, इसका जो मतलब है वो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मल्टीप्लायर सिर्फ ये बताता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट का कितने टाइम हमारी इनकम होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट का कितने टाइम हमारी इनकम होगी, हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसका कितने टाइम्स हमें इनकम मिलेगी। इसको जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो दूसरा फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी। मतलब मान लीजिए अगर आपकी एमपीसी 0.75 है, 0.75, तो 1/1 माइनस 0.75 हो गया, तो बचेगा क्या, 1/0.25। इसको काटोगे तो आएगा क्या, 4 टाइम। क्या आएगा, 4 टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जितना भी पैसा मार्केट में डालोगे उसका 4 टाइम आपको रिटर्न आएगा। मतलब अगर आपने मार्केट में 1000 रुपए इन्वेस्ट किया तो आपका टोटल रिटर्न कितना होगा, 4000 का होगा। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एमपीसी से मल्टीप्लायर का कैसा रिलेशन होता है। तो एमपीसी से मल्टीप्लायर का रिलेशन डायरेक्ट होता है, ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। मींस एमपीसी जितनी ज्यादा होगी मल्टीप्लायर भी उतना ज्यादा होगा। कैसे, एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने यहां पे 0.75 रखा था, अब हम यहां पे देते हैं 0.8। तो जब 0.8 रखोगे तो यहां क्या बचेगा, 0.2, और जब इसको काटोगे तो आएगा 5 टाइम्स। देखो ज्यादा हो गया कि नहीं, 5 टाइम्स। इसका मतलब अगर हमने 1000 इन्वेस्ट किया तो हमारी इनकम कितनी होगी, 5000, 5 टाइम्स होगी। तो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो मल्टीप्लायर एमपीसी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, लेकिन एमपीएस से ये कैसा रिलेशन, इसका कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी को ही हम क्या बोलते हैं, एमपीएस। तो बस यहां पे इतनी सी बात याद रखिएगा कि मल्टीप्लायर एमपीएस से इनवर्स रिलेटेड होता है और एमपीसी से डायरेक्ट रिलेटेड होता है। चलो लास्ट, इस चैप्टर का ही लास्ट, बहुत बड़ा चैप्टर था जिसको बहुत कम समय में पढ़ाने के लिए हमें छोटे छोटे सिर्फ ओवरव्यू मैंने दिया है कि आपको ये याद है, आप कुछ भूलिए मत।
लास्ट टॉपिक जो है वो यहां पे जो आता है वो इसका बनता है आपका प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड का। तो चलिए इसको फिगर से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा आपको। ठीक, चलो बच्चों देखो, सबको पहले हम हटा दें तब उसका बनाते हैं फिर से, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, ये आपकी हो गई एएस। क्या हो गई? एएस। और यहां से मैंने बना दिया एडी। क्या बना दिया? एडी। फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में है, ये बच्चों है एडी, ये है एएस। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए अब आपकी डेफिशिएंट, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट में था, आप ए पॉइंट दे देते हैं और ये है आपका बी पॉइंट। ठीक, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आपकी जो एडी थी वो कम हो गई। क्या हो गई? कम। कम होने का मतलब वो कुछ यहां से स्टार्ट हुई, इसके नीचे गई। थोड़ा सा सीधा नहीं है, सीधा आप देख लीजिएगा, सीधा बने। ये हमने बनाया एडी, पहले एडी ये थी, अब एडी ये हो गई। इसे क्या कहते हैं? डेफिशिएंट डिमांड। डिमांड आपकी पहले से कम हो गई। जब डेफिशिएंट डिमांड होगा तो ध्यान रखिएगा, इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप एक लाइन खींच दीजिएगा। ये जो गैप दिखाएगा, इस गैप को कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। इस गैप से लाइन कहां खींचनी है, ध्यान दीजिए कि डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, जिसके कारण मंदी का दौर चल रहा है, चीजें सस्ती होने लगेंगी। भाई मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड लेकिन कम है, किसी को चाहिए ही नहीं, तो क्या चीजें बहुत महंगी बिकेगी? क्या नहीं। तो क्या होगा? चीजें सस्ती बिकने लगेंगी, डिफ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। डिफ्लेशन की स्थिति चाहे हो या फिर इन्फ्लेशन की, दोनों ही स्थिति किसी भी इकोनॉमिक के लिए बहुत खतरनाक होती है। इकोनॉमिक बैलेंस होना चाहिए, ना तो डिफ्लेशन होना चाहिए ना इन्फ्लेशन होना चाहिए। अगर डिफ्लेशन हो गया, मंदी आ गई, तो क्या होगा? प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, लोगों की जॉब चली जाएगी, सबसे बड़ा। तो ठीक है, कहीं ना कहीं डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों ही किसी भी इकोनॉमिक के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए कि इकोनॉमिक बैलेंस हो जाए? तो गवर्नमेंट को अपनी फिजिकल पॉलिसी अपनानी चाहिए, मींस सब्सिडी बढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आएगा तभी तो बेटा डिमांड बढ़ेगी, तभी तो डिमांड बढ़ के ऊपर तक जाएगी, और डिमांड बढ़ाने के लिए पैसा आना चाहिए। या तो गवर्नमेंट ही पैसा दे दे सब्सिडी के लिए, या तो जो टैक्स लेती है वो कम हो जाए। अगर गवर्नमेंट कम टैक्स लेगी तो हमारा पैसा बचेगा, बचेगा तो भी हम अपनी डिमांड बढ़ा सकते हैं। समझ में आया एडी का कॉन्सेप्ट, ये आपका डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत? तो इसे हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड। अब हम यहां पे समझते हैं एक्सेस डिमांड को। डेफिशिएंट हो गया, तो डेफिशिएंट के बाद अब हम यहां पे समझेंगे एक्सेस डिमांड को। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आपका एडीएस है। एक्सेस डिमांड में डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, डिमांड जब बढ़ेगी तो यहां से कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी एडी क्या हो गई? बढ़ गई। अब बच्चों सप्लाई तो उतनी ही है ना, क्या सप्लाई बढ़ पाएगी क्या? जैसे डिमांड बढ़ गई तो क्या डिमांड बढ़ने के साथ सप्लाई बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो जब एडी बढ़ जाती है तो देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट से ही आप ये जो गैप मेंटेन होगा इसे कहते हैं इन्फ्लेशन गैप। कैसा गैप? इन्फ्लेशनरी गैप। अभी इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? महंगाई वाला गैप, कि इसे कहते हैं महंगाई आ जाएगी। क्योंकि मार्केट में सप्लाई से ज्यादा डिमांड है। डिमांड जब ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो सप्लाई तो है ही नहीं, तो दिन पे दिन क्या होगा? सप्लाई तो उससे ज्यादा हो नहीं पाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हमने अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए हैं, तब हम इतनी ही सप्लाई दे पाएंगे, इससे ज्यादा सप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो क्या होगा? लोगों को तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी प्राइस पे चाहिए, तो मार्केट में आपकी महंगाई क्या होगी? बढ़ने लगेगी। इसे कंट्रोल करने के लिए लोगों से पैसा खींचना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैसा नहीं खींचोगे तो लोगों की डिमांड तो बढ़ेगी। तो पैसा खींचने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ा देना चाहिए और सब्सिडीज को कम कर देना चाहिए। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
और भी कोई चीज यहाँ पे आपको नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपका आंसर दूंगा। लेकिन बस इतने ही टॉपिक है एडीएएस में, आप इतने ही टॉपिक पढ़ लीजिएगा, इसके बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। तो आज के लिए बस बच्चों थैंक यू। कल की जो वीडियो होगी वो भी एक स्पेशल टॉपिक पे होगी। हालांकि देखो इकोनॉमिक्स से मैंने 2 ही वीडियो बनाई जानबूझ के, एक आपका नेशनल इनकम का, एक आपका एडीएस का, कि पेपर देने से पहले आपको कुछ थोड़ा बहुत आ जाए। अब जो कल टॉपिक होगा वो अकाउंट्स का होगा। शेयर्स के बाद अब स्टार्ट किया जाएगा डिवेंचर, डिवेंचर के बाद आपका स्टार्ट किया जाएगा क्या, जल्दी बोलो, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के बाद अगर टाइम बचता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस एंड आपका 2 बचते हैं कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसको बता के अकाउंट्स के पहले सभी चीज को खत्म किया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।